यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज हम लोग प्रश्नावली 3.5 के प्रश्नों का हल देखेंगे। इसके पहले की वीडियो में हम लोग इसी प्रश्नावली के प्रश्न संख्या 1 से प्रश्न संख्या 3 तक के प्रश्नों का हल कर चुके हैं। इसमें हम लोग प्रश्न संख्या 4 से लेकर के और अंत तक के प्रश्नों का हल करेंगे। प्रश्न संख्या 4 है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। यानी बीजगणितीय विधि आप जानते हैं, 4 विधियों से हम प्रश्न को हल कर सकते हैं। विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वज्रगुणन विधि और आलेखी विधि। तो उसमें से आप किसी भी बीजगणितीय विधि से हल कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है इसका, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपये छात्रावास के लिए अदा करना पड़ता है, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन के मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पे बताना है मुझे कि नियत व्यय कितना होगा और प्रतिदिन के लिए भोजन का मूल्य कितना होगा। तो यहाँ पे हमें मानना पड़ेगा, माना नियत व्यय x रुपया, यानी 100 रुपया तो देने ही है, एवं प्रतिदिन भोजन के लिए व्यय y रुपया है। माना नियत व्यय 100 रुपया एवं प्रतिदिन भोजन के लिए व्यय y रुपया है। अब यहाँ पे देखिए तो सबसे पहली शर्त इनकी ये है कि जब एक विद्यार्थी ए को 20 दिन भोजन करता है, यानी 100 रुपये तो देने ही देने हैं इसको। नियत व्यय जो है छात्रावास का वो 100 रुपये है। तो पहली शर्त यानी प्रश्नानुसार की बात करें तो 100 रुपया तो देना ही है। अब एक दिन का भोजन का खर्चा y रुपया है, तो 20 दिन के लिए भोजन का खर्चा 20y हो जाएगा और इनको मिलाने के बाद में 1000 रुपया देना होता है, यानी कि बराबर 1000। ये बन गया आपका समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से अगर हम दूसरे समीकरण की बात करें तो उसमें भी आपको बी जो विद्यार्थी है, दूसरा विद्यार्थी है बी जिसका नाम है, वो 26 दिन भोजन करता है और 1180 रुपये देता है। तो 100 तो देना ही पड़ेगा नियत व्यय। अब चूंकि 26 दिन भोजन करता है तो 26y हो गया, क्योंकि एक दिन भोजन का खर्चा y, तो 2 दिन का 2y, 3 दिन का 3y, तो 26 दिन का 26y हो गया और जोड़ने पर 1180 रुपये। समीकरण 2। तो यहाँ पे जो दिया हुआ था समीकरण युग्म बनाइए, तो युग्म बन गया आपका, 2 समीकरण बन गए। अब इनको मुझे हल करना है बीजगणितीय विधि से। तो किसी भी बीजगणितीय विधि से आप इसको हल कर सकते हैं, आपको जो भी उपयुक्त लगे उससे हल करें। वैसे हम लोग यहाँ पे इसको वज्रगुणन विधि से हल करना चाहेंगे, तो उसके लिए हम लिख दें यहाँ पे या x प्लस 20y माइनस 1000 इक्वल टू 0। और दूसरा जो समीकरण हमारा है वो है x प्लस 26y माइनस 1180 बराबर 0। यानी इसमें हमें जो एक कांस्टेंट टर्म है, पद है, अचर पद है, उसको हम दाईं तरफ लाएंगे और इधर बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे वज्रगुणन की बात करेंगे अगर, तो आप जानते हैं विधि कैसे लागू होती है, x बटे y बटे और 1 बटे यहाँ लिख देना होता है। अब आप जब x के नीचे लिखेंगे तो हमें x के टर्म को आपको अलग कर लेना है। y का गुणांक 20 है, इसका गुणा इससे करेंगे, यानी कि 20 गुणे माइनस 1180, माइनस अपने तरफ से लगाएंगे, इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो गया 26 गुणे
-1000। इस तरीके से y की बात करेंगे तो y में जब लिखेंगे तो इसको हमें पहले इस तरीके से चले थे, फिर माइनस हमने इसको किया था। y की बात करेंगे तो मुझे पहले इसमें चलना होगा, तो x का गुणांक 1 है, तो 1 गुणे -1000 माइनस लगाएंगे, x का गुणांक 1 है, 1 का गुणा इससे करेंगे यानी 1 गुणे -1180। अब 1 के नीचे लिखना होगा अचर पद की बात, फिर सीधे चलेंगे इधर से। 1 x का गुणांक 1 और y का गुणांक 26 से करना 26 यानी 1 गुणे 26 माइनस 1 गुणे 20। अब इसको हम थोड़ा सा और हल करेंगे, तो कैसे इसको हल करेंगे, x बटे 1 0 1 0 यानी कि 2 0 हो जाएगा गुणा करने पर। 8 दूनी 16, 2 1 2 और 1 3, 2 1 2, तो ये हो गया माइनस 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 आपका हो गया प्लस। 26 1 26, 3 0 यहाँ पे बराबर y बटे -1000 माइनस माइनस हो गया प्लस 1180 1180 बराबर 1 बटे 26 1 26, 20 1 20 हो गया। तो x बटे यहाँ देखेंगे 26,000 में से 23,600 जब घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये आपका हो जाएगा 2400। और यहाँ पे होगा y बटे 1180 में से अगर 1000 घटाएंगे तो 180 बचेगा, और 1 बटे 26 में से 20 निकलेगा तो 6 बचेगा। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, x बराबर ये आपका यहाँ चला आएगा यानी 2400 बटे 6। तो जब भाग करेंगे इसको 6 चौको 6 कन्नम 6 6 चौको 24 यानी 400 रुपया हो गया। नियत व्यय इसका 400 रुपया हो गया। y की जब वैल्यू निकालेंगे तो 180 यहाँ जाएगा यानी 180 बटे 6 1 6 6 3 18 6 0 0 यानी कि 30 रुपया हो गया। तो प्रतिदिन व्यय जो है वो 30 रुपया है और नियत व्यय आपका 400 रुपये है। यही आपका आंसर हो जाएगा। आप इस प्रश्न को आप बजगुणन विधि की बजाय विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि से पे लगाएंगे, लेकिन आंसर आपका यही मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिख देते हैं, माना भिन्न का अंश x एवं हर y है, अतः भिन्न क्या हो जाएगी आपकी, जानते हैं आप भिन्न बराबर होता है अंश बटे हर। तो भिन्न जो होगा वो आपका x बटे y हो जाएगा, यानी कि इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। आगे देखेंगे यहाँ पे कि दिया हुआ जब उसके अंश से घटाया जाता है तो 1/3 हो जाता है, यानी जो आपका भिन्न है x बटे y है। प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि अगर अंश में से घटा दिया जाए 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से घटाया जाता है, यानी अंश जो आपका x है इसमें से अगर 1 घटाया जाता है तो इसका मान 1/3 हो जाता है। अब इसमें देखेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 का गुणा 1 से करेंगे 3x माइनस 3 1 3 y 1 y। अब y को इधर लाएं, 3 को इधर ले जाएंगे तो आपका यह समीकरण बन जाएगा 3x माइनस y बराबर 3। ये हो गया आपका समीकरण 2। एक समीकरण बन गया। इसी प्रकार से हम दूसरे समीकरण की बात करेंगे तो आपका भिन्न x बटे y ही है, लेकिन आगे दिया 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। हर यानी y में अगर 8 जोड़ दिया जाता है तो इसका मान 1/4 हो जाता है। तो 4 का गुणा 1 से 4x, y धन 8 को 1 से गुणा करेंगे y धन 8, y को इधर लाएंगे तो 4x माइनस y बराबर 8। ये बन गया आपका समीकरण नंबर 3। दूसरा समीकरण यानी कि 2 समीकरण आपको मिल गए हैं।
अब इन दोनों समीकरण को हल करना है और एक्स वाई का मान निकाल करके समीकरण 1 में रख देना है, आपको फिर मिल जाएगा। तो देखिए कैसे हल करेंगे समीकरण 2 और 3 को। तो यहाँ पे देखिए y का गुणांक -1 है, y का गुणांक -1 है, तो क्यों ना इसको हम घटा दें तो y आपका हट जाएगा, यानी ये विलोपन विधि से हम इसको हल कर लें। तो लिखेंगे यहाँ समीकरण 2 तथा 3 से। तो समीकरण 2 हमारा है 3x - y बराबर 3 और ये है 4x - y बराबर 8। ये आपका माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, यानी घटाने पर चिन्ह बदलते हैं, y आपका कैंसिल हो जाएगा। 3x में से 4x घटेगा तो -x होगा और 3 में से 8 घटाएंगे तो -5 हो जाएगा। इस तरीके से x की वैल्यू आपको मिल गई 5। अब हम x का मान चाहे आप समीकरण 2 में चाहे आप 3 में रख लें। समीकरण 2 में रखने पर तो जैसे ही हम समीकरण 2 में रखेंगे 3x - y बराबर 3, तो 3 गुणे x यानी कि 5 माइनस y बराबर 3। तो इस तरीके से 5 3 15 माइनस y बराबर 3। अब आगे देखेंगे तो -y बराबर क्या होगा 3 और ये 15 आपका इधर जाकर के पक्षांतर होगा तो -15। 3 में से अगर 15 निकालेंगे तो -12 बचेगा। -y बराबर तो y बराबर 12 हो गया क्योंकि आपका माइनस माइनस कैंसिल हुआ। x तथा y का मान जो हमारा समीकरण 1 था उसमें रख देंगे। रखने पर तो जब 1 में रखेंगे तो ये भिन्न जो हमारा है वो क्या होगा, भिन्न हमारी x बटे y है, यानी कि x बटे y, x का मान 5, y का मान 12, 5 बटे 12, ये हमारा हो गया आंसर। अगर हम देखें इसको चेक करने के लिए तो इसमें अगर देखेंगे चेक करना है तो अगर सवाल दिया था कि अंश में से घटा दें तो 5 में से घटाएंगे तो 4 4 बटे 12 यानी 1 बटे 3 हो जाएगा। अगर हम इसमें 8 जोड़ देते हैं तो 12 और 8 20, तो 5 बटे 20 का मतलब 1 बटे 4 होता है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर इसका तीसरा है। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ कि एस ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कितने प्रश्न थे? हम यहाँ पे लिखते हैं माना यश द्वारा सही उत्तरों की संख्या, तो यश द्वारा जो दिया गया सही उत्तरों की संख्या वो x मान लेते हैं और अशुद्ध यानी कि अशुद्ध जो उत्तर होगा, अशुद्ध उत्तरों की संख्या वो आपकी y हो जाएगी। और अगर प्रश्न की बात करें कुल कितने प्रश्न होंगे तो कुल प्रश्नों की संख्या, कुल प्रश्नों की संख्या x प्लस y है। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब हम देखेंगे कि प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न के हिसाब से हम समीकरण बनाएंगे। तो समीकरण देखिए क्या बनेगा। लिखा है इन्होंने कि 40 अंक मिलता है यदि सही उत्तर पर 3 अंक मिले। तो सही उत्तर इसने कितना दिया है, इसने x, तो एक सही उत्तर देने पर 3 अंक मिलते हैं, तो 2 सही उत्तर देने पर 6 हो जाएंगे, 3 सही देने पर 9 हो जाएंगे। यानी अगर x सही उत्तर देता है तो 3 का गुणा x यानी 3x हो जाएगा। कुल नंबर इसके सही उत्तर के इतने हो गए। अगर गलत उत्तर देते हैं तो 1 अंक कटते हैं, तो अगर y उत्तर गलत दे रहे हैं तो y अंक कट जाएंगे। कटने का मतलब घट जाएगा इसमें से, तो 3x माइनस y बराबर आपका हो जाएगा 40, यानी 40 नंबर इनको मिलते हैं। तो ये बन गया आपका समीकरण नंबर 2। इसी तरीके से
हम दूसरा समीकरण भी बनाएंगे। यदि उससे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते, यानी ये हो जाएगा 4x, क्योंकि x उत्तर दिया हुआ है और 4 अंक एक उत्तर के मिल रहे हैं, तो 4x उत्तर यानी 4x अंक मिल जाएंगे। और अशुद्ध उत्तर जो हैं 2 अंक दिए जाते हैं एक पर, तो y अगर अशुद्ध उत्तर दिया गया है तो 2y हो जाएगा। जो कटौती करेंगे अंकों की, तो 4x में से 2y जाएगा तो 50 बच रहा है, यानी 50 अंक मिल जाएंगे। समीकरण 3 आपका हो गया। आप चाहें तो इसी प्रश्न को आप इस समीकरण को आप लिख सकते हैं, 2 से भाग भी कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2x माइनस वाई बराबर 25। और उसको ना, इसको ही मान लीजिए आप समीकरण नंबर 3, इसको आप हटा ही दें या लिख करके इसमें, क्योंकि हमें विलोपन विधि लगा करके हल करने में आसानी होगी। जैसे कि हमने सवाल नंबर 2 को हल किया है, वैसे इसको भी हल करेंगे। तो समीकरण 2 तथा 3 से समीकरण 2 हमारा है 3x माइनस वाई बराबर 40, और समीकरण 3 है 2x माइनस वाई बराबर 25। ये आपका हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस। y आपका माइनस है, y प्लस है, ये कैंसिल हो जाएगा। 3x में से अगर 2x घटाएंगे तो 1x बचेगा, और 40 में से 25 घटाएंगे तो आपका यहाँ पे 15 बचेगा, यानी 15 उत्तर इन्होंने सही सही दिया है। इसके बाद में x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रख करके हम y का मान निकाल लेंगे। तो 3x यानी 3 गुणे 15 माइनस वाई बराबर 40, तो माइनस वाई बराबर 40 माइनस 15 तियाँ 45, तो माइनस वाई बराबर 40 में से 45 जाएगा तो माइनस 5 बचेगा। y बराबर हो गया 5, यानी कि गलत उत्तर इन्होंने 5 दिया हुआ है। इसीलिए टेस्ट में प्रश्नों की संख्या तो x धन y दिया हुआ है कुल प्रश्न, यानी 15 और 5 को हम जोड़ लेंगे तो कुल मिला के 20 प्रश्न पूछे गए टेस्ट में। अगला क्वेश्चन है, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएँ बताइए। इसमें हमें करना होगा कि एक आयत है, माना आयत की लंबाई x इकाई एवं चौड़ाई y इकाई है, इसीलिए आयत का जो क्षेत्रफल होगा, आयत का क्षेत्रफल जैसा कि आप जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई इसकी x है और चौड़ाई इसकी y है, तो x y हो गया। अब यहाँ पे प्रश्नानुसार हम प्रश्न की बात करें कि प्रश्न कह क्या रहा है, तो प्रश्न ये कह रहा है कि 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, यानी क्षेत्रफल उसका, यदि लंबाई 5 इकाई कम कर दें। अगर लंबाई इसकी x है और 5 कम करेंगे तो x माइनस 5 हो जाएगा, और चौड़ाई इसकी y है, अगर 3 इकाई बढ़ा देंगे तो y धन 3 हो जाएगा, यानी ये आयत की नई लंबाई और ये आयत की नई चौड़ाई होगी। लंबाई गुणे चौड़ाई करेंगे तो हमें क्षेत्रफल मिलेगा, और जो क्षेत्रफल मिलेगा वो पहले के क्षेत्रफल का, यानी xy था तो पहले के क्षेत्रफल से क्या कह रहे हैं कि 9 इकाई कम हो जाएगा, यानी ये जो आपका क्षेत्रफल है 9 इकाई कम हो जाएगा। तो इसमें जैसे ही हम 9 कम करेंगे ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अब हम x का गुणा y से करेंगे तो xy, माइनस 5 का गुणा
देखिए यहाँ x का गुणा y से किया, x का गुणा अगर 3 से करते हैं तो 3x, -5 का गुणा y से -5y, और -5 का गुणा 3 से -15 हो जाएगा, और इधर आपका xy -9। तो xy कैंसिल हुआ, 3x -5y -9 दिया हुआ है, 15 उधर जाएगा तो +15, ये कुल मिलाकर के हो जाएगा आपका 6, क्योंकि 15 में से 9 निकल गया, और ये समीकरण आपका बन गया एक 3x -5y बराबर 6, समीकरण नंबर 1। तथा दूसरी शर्त इनकी देखते हैं क्या है। तो दूसरी शर्त इनकी दी हुई थी कि यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, लंबाई इसकी x है तो x धन 2 हो जाए, चौड़ाई इसकी y है तो y धन, लंबाई 3 इकाई बढ़ाने के लिए कह रहे हैं तो x धन 3, और चौड़ाई को 2 इकाई तो y धन 2 बढ़ाने के लिए कह रहे हैं। अगर इसका गुणा करेंगे तो हमें क्षेत्रफल मिलेगा, और ये क्षेत्रफल जो है 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है, यानी xy था तो ये आपका 67 बढ़ गया, तो इसको भी हम बढ़ा दें 67। अब ये दोनों बराबर हो गए, x का गुणा y से xy, x का गुणा 2 से 2x, 3 का गुणा y से 3y, 3 दूनी 6 बराबर xy धन 67। xy हो गया कैंसिल, 2x धन 3y बराबर 67 - 6, जो कि आपका हो गया 61, 2x धन 3y। तो 2x धन 3y बराबर 61 हो गया, समीकरण नंबर 2। और एक समीकरण हो गया आपका 3x -5y बराबर 6, समीकरण 1 हो गया। इन दोनों समीकरण को हमें हल करके इसकी बीमा निकालनी है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, चाहे आप तो इसका वज्रगुणन विधि भी लगा सकते हैं, या प्रतिस्थापन विधि लगा लें, या विलोपन विधि लगा लें। चलिए इस प्रश्न में हम प्रतिस्थापन विधि लगा लेते हैं, क्योंकि अभी तक हमने 2 विधियाँ किया है इन्हीं प्रश्न में, एक वज्रगुणन विधि और एक में विलोपन विधि। प्रतिस्थापन विधि की अगर हम बात करें से इसको हम हल करना चाहेंगे तो हम समीकरण 1 से अगर ले रहे हैं तो 3x -5y बराबर अगर 6 है तो 3x बराबर क्या होगा 6, और 5y आपका इधर जुड़ जाएगा धन 5y, x बराबर 6 धन 5y बटे 3, ये बन गया आपका समीकरण नंबर 3। अब यहाँ से x का मान समीकरण 2 में रख लेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो जब हम समीकरण 2 में रखेंगे तो समीकरण 2 हमारा क्या है, 2x धन 3y, यानी 2x की जगह पर 6 धन 5y बटे 3, और धन 3y बराबर 61, 6 दूनी 12 और 5 दूनी 10, और 3 से जब से गुणा करेंगे तो 3 त्रिक का 9, और पूरे का जो बटा है आपका 3 हो जाएगा बराबर 61। अब इसको मुझे हल कर लेना है, और हल करने के लिए हम क्या करेंगे, 10 और 9 19y और धन 12 बराबर 61 को 3 से गुणा करेंगे तो 6 त्रिक 18, 3 एक 9 3 183 हो जाएगा। 19y बराबर 183 में से 12 घटा देंगे तो ये आपका 171 होगा, जो कि 19y बराबर, तो y बराबर हो गया 171 बटे 19, 19 से 19 19 नवैया 171, यानी कि y का मान 9 मिल गया। और y का मान हम समीकरण 3 में रखते हैं, तो जब हम समीकरण 3 में रखेंगे तो मुझे x का मान तुरंत मिल जाएगा, यानी x बराबर 6 धन 5, y का मान 9 और बटे 3, 9 पचे 45 और 6 45 6 51 बटे 3, जब इसको कैंसिल करेंगे तो 17 हो जाएगा, यानी x बराबर 17 इकाई, और ये आपका y बराबर 9 इकाई। इस तरीके से कैसे आयत की जो बीमा होगी वो 9 इकाई और 17 इकाई होगी।